इसलिए स्वाभाविक है कि इन चीज़ों पर ज़्यादा नज़र जाती है। हाँ, आखिरी चीज़ मैं कहूँगा, सहयोग तो बढ़ ही रहा है और अमेरिका भी जानता है, वास्तविकता ये है कि अमेरिका भी जानता है कि चीन के संदर्भ में भारत की जो मैन्यूवरिंग एबिलिटी है वो पूरी नहीं है। ये तो साफ है, क्योंकि चीन से हम पर जो दबाव पड़ रहा है, चल रहा है, 2020 के बाद तो साफ हो गया कि जो 1990 के जो हमारे एग्रीमेंट थे चीन के साथ, वो अब लागू नहीं है। बार बार जयशंकर जी कह चुके हैं, वो सही कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। मैं काटजू साहब इस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अपने दर्शकों के सामने एक दिलचस्प जानकारी भी रखना चाहूंगा। एक और आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिका मोदी में नजर आ रहा है, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। दूसरी तरफ खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लोन लेने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं, लोन के लिए गुहार लगा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की क्या स्थिति है, भुखमरी की कगार पर है, कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, आर्थिक संकट से गुजर रहा है पाकिस्तान, और वहां के प्रधानमंत्री लोन के लिए भिक्षाटन करते हुए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। अब फ्रांस पहुंचे हैं शशि शेखर जी। ये देखिए फर्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। एक तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का आप देखिए कैसे भव्य स्वागत हो रहा है, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो खबर हमने दिखाई, फ्रांस पहुंचे हैं वहां पर लोन लेने के लिए, लोन के लिए भीख मांगने के लिए। अखिलेश, सकारात्मकता और नकारात्मकता का सीधा अंतर है। 1980 के दशक तक पाकिस्तान की जीडीपी हमसे बेहतर थी, और उसके बाद से उन्होंने जो छाया युद्ध का रास्ता चुना, उन्होंने जो ये माना कि हम इंडिया को कई कट्स में बीट कराएंगे और कश्मीर लड़कर ले लेंगे, उसे हमारा जो भला बुरा किया वो अपनी जगह है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बातचीत और वार्ता करते हुए व्हाइट हाउस में गलियारे में टहल रहे थे दोनों राष्ट्राध्यक्ष, उस दौरान की तस्वीरें हैं, और उसके बाद ये जो बैठक हो रही थी उस दरमियान की ये तस्वीर है। राष्ट्रपति बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है दोनों के बीच। अब इस बातचीत में किन बातों का उल्लेख है ये देखना होगा। कहा कि विभिन्न आपसी, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है वो एक संयुक्त साझा बयान में हमारे सामने होगा। व्हाइट हाउस के गलियारे में दोनों नेताओं का टहलते हुए तस्वीरें ममता ये हम सब भारतीयों को बहुत अच्छी लगेंगी, और जिस बात का जिक्र जनरल अस्थाना साहब कर रहे थे, कुछ लोगों को शायद कुछ मुल्कों में कहीं दिक्कत भी लगेगी कि साहब ये दोस्ती। तो ये बैठक के दौरान की तस्वीर है, और उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट होना, यानी संयुक्त वक्तव्य दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से बात वहां रखी जाएगी जब प्रेस वार्ता होगी प्रेस के सामने। अब देखना ये होगा क्या कुछ सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, कुछ सवाल भी लेंगे दोनों राष्ट्राध्यक्ष, या फिर जो बातचीत हुई है उसका सिर्फ वहां उल्लेख कर दिया जाएगा मीडिया के सामने। ये आप देख रहे हैं जब बैठक हुई थी, जब दोनों की बातचीत हुई थी, उस दौरान की तस्वीर है। बैठक चल रही है, अभी की ताजा जानकारी हम आपको दे दें कि बैठक अभी जारी है, बैठक चल रही है। इस बैठक का हासिल क्या होगा इस पर हम सभी की निगाहें बनी हुई है। शशि जी अपनी बात आप पूरी करने जो कह रहे थे आप। तो वो जो हमें 1000 कट्स देकर बीट कराना चाहता था पाकिस्तान, उससे हमारा जो भला बुरा हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद हो गया। और हमारे लिए ये कोई खुशी की बात नहीं होनी चाहिए कि वहाँ ये हालत है। अगर पड़ोसी कंगाल होगा, बदहाल होगा और सांप्रदायिक तौर पर उग्र होगा, तो ये तय मान लीजिए कि आपके लिए ज़्यादा दिक्कत है, और फिर वो एक पारमाणविक शक्ति भी है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, पर वो है तो है। चलिए, और ये तस्वीरें काटजू साहब कुछ एक शब्द कहना चाहता हूं कि देखिए, पहले लिंकेज थी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, अब वो कोई दुनिया में नहीं होती। अगर अब है तो इंडिया चाइना। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस देश की बुनियाद, जिसकी नींव जो है वो सांप्रदायिकता पर, जिसकी नींव जो है वो रिलीजन फंडामेंटलिज्म पर, जिसने भारत का बंटवारा ही एक रिलीजन बेसिस पे हुआ था, जो हार्डलाइनर्स थे, तो वो कोई भी हार्डलाइनर किसी भी, जब भी किसी भी ऐतिहासिक तौर पे देखो, जो भी रिजीम हार्डलाइनर हुई है उसका विनाश हुआ है। तो पाकिस्तान का विनाश तो हमें बहुत पहले से दिख रहा था, और हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जोड़ना ही हमारी गलती है, क्योंकि इस पर आगे आप कुछ बोलिएगा सर। लेकिन काटजू साहब, आप भी कभी इस तरह के डेलीगेशन का हिस्सा रहे होंगे, राष्ट्राध्यक्षों की जब बैठकें होती होंगी, अभी क्या ये चल रहा है, अगर आप तस्वीरों को डिस्क्राइब कर पाए, बता पाए? देखिए, अभी मुझे ये लगता है कि दोनों जो नेता हैं वो या तो अभी, क्योंकि पूरी तस्वीर नहीं है, या तो एक्सक्लूसिवली आपस में बात कर रहे हैं 1-on-1,
और उनके साथ नोट टेकर्स होते हैं और इंटरप्रेटर्स होते हैं, हाँ, या और उसके बाद कुछ डेलीगेशन के लोग उनको ज्वाइन करते हैं। तो क्योंकि वो पूरी तस्वीर नहीं है, तो ये मुझे कहने में ज़रा दिक्कत हो रही है कि उनके साथ क्या हमारे प्रधानमंत्री के साथ क्या विदेश मंत्री जयशंकर हैं, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बैठे हैं, या ये दोनों नेता अलग में बात कर रहे हैं। ज़्यादातर ये होता है कि कुछ समय दिया जाता है बड़े नेताओं को कि वो आपस में ही 1-on-1 बातचीत करें। अच्छा, शिखर वार्ताओं में शिखर वार्ता यहाँ तो प्रेस में जब प्रेस चला जाएगा तब ये देखना होगा कि क्या डेली, मतलब ये फोटो ऑफ है अभी, बिल्कुल अभी तो फोटो ऑफ चल रहा होगा, अब हाथ मिला रहे हैं तो साफ है। अच्छा, उसके बाद अब उनके साथ साथ डेलीगेशन में कौन आएगा, अब हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो होंगे ही होंगे, राजदूत होंगे, ज़्यादातर राजदूत भी होते हैं, और बाइडेन साहब के साथ उनके जो ब्लिंकन होंगे, उन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो विदेश मंत्री हैं, उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके एक दो और एड होंगे, तो उनमें बातचीत होती है। लेकिन कभी कभी दोनों नेता चाहते हैं कि हम आपस में बात करेंगे, उसके बाद डेलीगेशन ज्वाइन करें। अच्छा, मतलब सिर्फ दो लोग जो दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक कमरे में अपनी बातचीत। हाँ। ये डिसाइड पहले से हो जाता है। कई बार मेरा अपना अनुभव था कि दरअसल बात जो है वो आपने 15 मिनट रखी कि दोनों नेता 15 मिनट बात करेंगे, उसके बाद डेलीगेशन जाएंगी। लेकिन कई बार ये होता था कि एक घंटे उनमें बात हो जाती थी और डेलीगेशन इंतजार करती थी। तो और ये अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर दो नेता बात कर रहे हैं और उनमें फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, और वो अंडरस्टैंडिंग पर्सनल नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नेशनल होती है। भाई हमारी सरकार ये करेगी, उनकी सरकार ये करेगी। कई बार मैं जब सेक्रेटरी था, कोई बाहर से विजिटर आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जो तब प्रधानमंत्री थे, कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा था तो मुझे भी उनसे कहना पड़ता था, सर ये इम्पोर्टेंट है। तो वो कहते थे कैसे? मैं सर अलग से कह दीजिएगा, खाने पर कह दीजिएगा। ये डिप्लोमेसी के दस्तूर होते हैं ये, और किस तरह वो मौका बन रहा है उसको देखा जाता है। पहले से कभी कभी कोरियोग्राफ हो जाता है, कभी पूर्ण तरह कोरियोग्राफ नहीं होता, क्योंकि नेता स्वतंत्र है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है प्रोटोकॉल का इस वक्त। अच्छा, बाकी ब्यूरोक्रेट्स जब बातचीत करेंगे या बाकी लोग होंगे, मंत्री होंगे, तो उनका तय होता है फॉर्मेट की। देखिए तय हो जाता है, लेकिन तब भी जैसे ये आपने कहा कि भाई 15-20 मिनट बात होगी नेताओं की, उसके बाद डेलीगेशन आएंगी। लेकिन अगर दोनों नेताओं ने तय कर लिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनकी बातचीत चल रही है, तो डेलीगेशन थोड़ी आ जाती है, फिर डेलीगेशन वेट करती है, और वो जब बुलाते हैं तो फिर डेलीगेशन आती है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट, अंग्रेजी का जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो नेता जो है वो जब बड़े मीटिंग तो इन नेताओं की, और तो सब स्टाफ असिस्टेंट्स, चाहे विदेश मंत्री हो चाहे और हो, बड़े पौधों पर हैं। और बाकियों की तो लगभग मुलाकात सर होती भी रहती होगी ना, पहले भी बाकियों की तो मुलाकात पहले भी होती रहती होगी। शिखर वार्ताएं तो बहुत कम होती है। जॉइंट स्टेटमेंट, एक शब्द में और कह दूं, जॉइंट स्टेटमेंट जो वो पहले से अधिकांश रूप से तय हो जाता। अच्छा, वो ये कहें, क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है, महीनों लग जाते हैं कभी कभी कि वर्डिंग क्या होगी। कभी कभी ये होता है कि कुछ पे जो अधिकारी हैं, डिप्लोमेट्स हैं या विदेश मंत्री हैं के लेवल पर वो तय नहीं हो पाया, तो फिर इन मीटिंग में बाद में तय होता है, जब दोनों नेता मिलते हैं कि भाई हम कैसे इसको करें। अच्छा, तो लेकिन ज़्यादातर यही होता है, मेरा अपना अनुभव है कि पहले से तय हो जाता है। मेरा मानना इसमें थोड़ा सा, मेरा मानना ये है कि जहाँ तक चाइना का मुद्दा है, दोनों की सहमति है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे अपने इंटरेस्ट है, उनके भी इंटरेस्ट है, दोनों सहमत हैं और पब्लिकली नोन है। मेरा अपना विचार है, मैं गलत हो सकता हूँ,
एक बहुत बड़ी मुहिम होगी प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, बिकॉज वो उनको सबसे ज्यादा आज के दिन अगर कोई चीज खटक रही है तो वो है यूक्रेनियन वॉर। अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ बात करेंगे तो वो उनकी पूरी एफर्ट होगी इस टाइम पे टू वीन हिम अवे कंप्लीटली टूवर्ड्स रशिया। मतलब वो इस टाइम पर बिल्कुल उनको चाहते हैं कि भारत एक तरह से इनके साथ आ जाए और अमेरिका रशिया को, और तभी वो सारी टेक्नोलॉजी लेने को तैयार है। वो कह रहे हैं साहब आप हमसे BMP ले, मतलब आप हमसे व्हीकल्स ले लो, आप हमसे अल्ट्रा लाइट हाउसर ले लो, सब कुछ देने को तैयार है। क्योंकि बाइडेन का मेरा मानना ये है इलेक्शन जो है वो यूक्रेनियन वॉर पर बहुत निर्भर है। मैं इस पर अगर आप इजाजत दें तो एक साथ हाँ, छोटे फिर आता हूँ शशि जी आपके पास। हाँ प्लीज प्लीज नहीं, बोल लीजिए काजू साहब। हाँ, सॉरी बोलिए। मैं उनके नहीं, आप शशि जी सही सॉरी कह मैं रहे हैं, आपसे नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी एक लेख में यही लिखा था कि जो दरअसल बाइडेन चाहते हैं वो इंडिया को यूक्रेन वॉर पर रशिया पर मूव करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि जॉइंट स्टेटमेंट में कोई फॉर्मुलेशन अभी तक बनी हो, लेकिन उससे ज्यादा बाइडेन चाहते हैं जाना। तो जैसे साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस वक्त कुछ वो कहें कि भाई कुछ आगे बढ़ो। देखिए सर, एक बात तो स्पष्ट है, कहना इस वक्त मुश्किल है कि हाँ। दरअसल क्या हो रहा है। बिल्कुल शशि शेखर जी, ये कहना तो बड़ा, ये तो बहुत स्पष्ट चीज है कि अमेरिका जैसा देश सर्वप्रथम अपने हित को ऊपर रखेगा। अब डिपेंड ये करता है कि हम क्या चीजें उनसे हासिल कर लेते हैं इस मुलाकात के दौरान, क्या बातें हो जाती हैं। देखिए अखिलेश, इसमें दो बातें बहुत साफ है। यूक्रेन का वॉर अपनी जगह है, लेकिन हमारी भी अपनी ज़रूरियात है। हम सब स्टैंडर्ड रूसी सामान से काम चला रहे हैं, जो 3 बार एक्सपोज हो चुका है। पहली बार एक्सपोज हुआ जब इराक वाली लड़ाई हुई कि वो उतना अच्छा नहीं है जितना अमेरिकन साजो सामान है युद्ध का। हालांकि जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं हिमाकत कर रहा हूँ। दूसरे वो यूक्रेन में साबित हो गए। उन्हें ये लगता था कि वो जाएंगे और जीतेंगे और लौट आएंगे। जितना गोला बारूद उदाग रहे हैं उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा। अब भारत ने पिछले साल जो उनका टोटल इंपोर्ट था हमारा रक्षा सामग्री का, रूस से 60% था, उसे घटा के 44% पर तो लाए, लेकिन अमेरिका से अभी बहुत बढ़ा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों की ज़रूरत है। स्टेट ऑफ द आर्ट हमको इसलिए मिले ताकि हम कभी वक्त ज़रूरत अगर कोई डेटरेंट का काम करना है चाइना या कहीं, हम कर सकें, और हमें अपनी रक्षा के लिए। यहाँ मुझे एक बात और लगती है कि इंडो पैसिफिक इश्यूज़ पर भी इनकी बात होनी चाहिए, क्योंकि उसको लेकर भी तमाम तरीके की उलझनें हैं। साउथ चाइना सी में क्या हो, कैसे आगे बढ़ा जाए, और प्रधानमंत्री मोदी का हिंद महासागर को लेकर एक अप्रोच है। तो अब यूक्रेन के साथ साथ अब मुझे मालूम नहीं कि कौन सा देश कितना ज़्यादा अर्जित करने में सफल हो जाता है, पर दोनों कोशिश अपनी अपनी करेंगे। बिल्कुल, तो पूरी दुनिया इस वक्त ये तस्वीरें देख रही है। हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। इस मुलाकात का क्या हासिल होता है इस पर तो हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये तस्वीरें कई संदेश भी देती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर दयाल साहब, पाकिस्तान के लिए हमने थोड़ी दिन पहले दी इनसाइड स्टोरी जो हमारा कार्यक्रम है 8 बजे जो हम टेलीकास्ट करते हैं, उसमें भी हमने दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो भी त्रस्त हैं, परेशान हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर भव्य स्वागत किया गया, लोग वहां पर अपने अपने हुक्मरानों को कोस रही थी पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान इररेलेवेंट है, और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे ख्याल में 15-20 साल में वो अपने वेट से गिर जाएगा, बॉर्डर भी गिर जाएगा हमारे बीच में। मेरा मानना है ये कि वो अपने वेट से गिर जाएगा, उसके पास कोई अपना वजूद नहीं बचा हुआ है। तो पाकिस्तान की बात कम करें तो मैं शशि साहब से एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने रशियन इक्विपमेंट की बात की। देखिए साहब, मैंने T90 यूज़ किया है रशियन पे, मेरे भाई ने, बड़े भाई साहब ने T72 यूज़ किया, मेरे फादर ने T54 T55 देखे। साहब, जो इराकीज ने जैसे यूज़ किया है वो मेरे ख्याल में सोल्जर्स नहीं, रशियन इक्विपमेंट जो हमारे पास ग्राउंड फोर्सेस के पास है, और वो आउटस्टैंडिंग है। और आप देखिए साहब, MiG-21 और Su-30 MKI के जो हमने यूज़ किया, कैसे F-16 गिरा दिया उसने धार देसी। वो तो ऐसा नहीं है कि उनकी टेक्नोलॉजी वो है, और आज जो उनकी प्रॉब्लम है वो कल हमें भी हो सकती है अगर हम इस किस्म की स्कीमें चलते रहेंगे। कॉन्स्क्रिप्ट पे अगर आप अपनी सेना चलाओगे, जैसे रशिया ने बहुत कॉन्स्क्रिप्ट पे चलाई, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस पे चलाई, अगर वो सोचते सिर्फ टेक्नोलॉजिकली आप वॉर जीत जाओगे, पॉसिबल नहीं है साहब।
ग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग सोल्जर आज के दिन रशिया में लैकिंग है, इसका उनको नुकसान करना पड़ रहा है। और अगर हमारी भी ऐसी स्कीमें लोग लाते रहे, डरते रहे, डिफेंस में कम से कम लोग भेजो, डिफेंस का ये, डिफेंस का वो एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो कल आपका भी ये आप अग्निवीर पे बोल रहे हैं। मतलब मैं अग्निवीर का नाम नहीं लेना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए हैं यूएसए में, भैया और चीज़ें नहीं डालना चाहता था। देश आज हर्ष उल्लास का वो है, अच्छी बातें हो रही है इसलिए, पर सिर्फ क्योंकि रशियन इक्विपमेंट, रशिया ने हमारा बहुत साथ दिया है, सब बड़े हार्डे वक्त पे साथ दिया है। मैं कारगिल में साहब उन्होंने ओवरनाइट हमारे हम मिसाइल भेज दी, मतलब रशिया एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है टेक्नोलॉजी में। और मैं एक आपको बताऊँ बात, एक चीज सीखने की इस देश में, ये जो लीडर दिया था उसको नहीं मैं कहा दिया वहाँ जो बातचीत चल रही है जरा सुनने की कोशिश करते हैं। जो डिफेंस जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, आज मैं आपके साथ चर्चा करने को निगाह देख रहा हूँ कि किस तरह से हम आपकी और अपनी सहभागिता को और मजबूत कर सकते हैं और एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य तैयार करें जो हमारे लोगों के लिए और अधिक बेहतर हो, एक ऐसा भविष्य जो लोकतंत्र, मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और नियमों पर आधारित हो। Welcome again, Mr. Prime Minister. We have a big agenda to continue to build our progress, again, step by step. तो माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे हमारे सामने बहुत बड़ी कार्यसूची है इस समय पर, जिस पर काम करना है, अपनी प्रगति के मार्ग को बढ़ाते जाना है, एक एक कदम उठाना है। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर जी बाइडेन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिस प्रकार से आपने गर्मजोशी से मेरा और हमारे डेलीगेशन का स्वागत किया। और विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आज आपने व्हाइट हाउस के बाद भारतीय समुदाय के लिए वोट दिए और हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय अमेरिका भारत की भावी रणनीति के साक्षी बनने के लिए आज हमारे बीच मौजूद थे। Excellency President Biden, I once again express my heartfelt gratitude to you and to Dr. Jill Biden for the hospitality and the respect that you have shown to me and my delegation, and more importantly, because you opened the doors of the White House today for the Indian American people, and they were there in thousands to witness the future of our strategic partnership. एक्सीलेंट, आप हमेशा भारत के बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं और जब भी आपको जहाँ भी अवसर मिला है, आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व को बहुत बड़ा बल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। Your Excellency, you've always been India's friend and well-wisher for a very long time, and whenever you have got an opportunity, you've always given force and strength to our bilateral relations. Excellency, 8 years ago, while addressing the US-India Business Council, you had said, our goal is to become India's best friend. And it is this personal commitment of yours towards India that is inspiring us to take many bold and ambitious initiatives. Today, India and the US are walking shoulder to shoulder in every field, from the depths of the oceans to the heights of the skies, from ancient culture to artificial intelligence. डिप्लोमेटिक दृष्टि से जब इन दो देशों के बीच संबंधों की बात की जाती है, तो अक्सर औपचारिक जॉइंट स्टेटमेंट, वर्किंग ग्रुप्स और एमओयू उसी के दायरे में आमतौर पर बातचीत होती है। इसका अपना महत्व है ही,
लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का असली इंजन हमारे मजबूत पीपल टू पीपल संबंध है। और इस इंजन की एक जोर भरी दहाड़ हमने अभी बाहर व्हाइट हाउस के लोन पर भी सुनी है। Excellency, whenever there is talk of relations between any two countries from a diplomatic point of view, people often talk about some common joint statements, working groups, MOUs. All these definitely have their own importance, but the real engine of the Indian-US relationship is our strong people-to-people ties. And we just heard the spirited roar of that engine out on the White House grounds. एक्सेलेंसी, जैसा आपने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा। आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक साझेदारी मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। Your Excellency, as you said, and I would like to reiterate that, in today's rapidly changing global situation, all eyes are on the two largest democracies of the world, India and America. I believe that our strategic partnership is important for the welfare of humankind, global peace and stability, and for all countries believing in democratic values. And this is important in तो जो मुलाकात चल रही थी उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे थे। अभी भी ये मुलाकात जारी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बातचीत दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई है। आइए सुनते एक बार फिर से। ये आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस के बाहर का दृश्य, जब प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर भव्य स्वागत किया गया था उस दौरान की तस्वीर है। हमारे रिश्ते पहले से ज्यादा अहम हुए हैं, महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, ये कहना प्रधानमंत्री मोदी का। वैश्विक हालात बदल रहे हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बन सकता है पोस्ट कोरोना, यानी कोरोना के बाद पूरी दुनिया के हालात बहुत तेजी के साथ बदले हैं। और ऐसे में आप देखिए भारत और अमेरिका अगर नजदीक आते हैं, एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों के राष्ट्राध्यक्ष अगर इस तरह से मिलते हैं, जाहिर तौर पर ये पूरी दुनिया के लिए एक शुभ संकेत है। अब देखना यह होगा कि यहां से हमें क्या मिलता है, क्या हासिल होता है भारत का। तो हमारे रिश्ते पहले से ज्यादा अहम हुए हैं, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का इस संबोधन के दौरान। और आज अब से बस थोड़ी देर के बाद अमेरिकी कांग्रेस में भी प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। वहां क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, हर जगह इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखा जा रहा होगा, यकीन मानिए। ये व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीर आपके सामने, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर उनका काफिला जब पहुंचा था, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। और उसके बाद अब अभी की जो खबर है वो ये कि अंदर दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक चल रही है, मुलाकात जो हुई है शिखर वार्ता है। दोनों की बातचीत में क्या रोड मैप बनकर निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। चूंकि जो साझा वक्तव्य जारी किया जाएगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। खास तौर पर जो डिफेंस डील होने वाली है उस पर हम लोगों की बहुत ज्यादा नजर, हर हिंदुस्तानी की नजर, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए हमें फायदा मिलेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले दिनों में साबित होगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिनमें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया था उस दौरान डेलीगेशन के लोग, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। और काटजू साहब, थोड़ा आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अभी जो बातचीत चल रही है कितना वक्त और इसमें लग सकता है, क्योंकि दोनों राष्ट्राध्यक्ष जो बात कह रहे थे दुभाषी उसको ट्रांसलेट भी कर रहे थे, वो कौन सा दौर होता है बातचीत के दौरान? नहीं, वो देखिए, अगर दो नेता एक ही भाषा में जैसे कंफर्टेबल हैं तो एक भाषा में बातचीत हो जाती है उनकी। लेकिन अगर एक नेता चाहता है कि वो अपनी भाषा में बोले तो इंटरप्रिटेशन इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय एक नॉर्म, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, वो हमेशा रहती है। और मोदी जी की खासियत यही है कि वो
कई बार हिंदी में बोलते हैं जी। क्योंकि वो, और सही भी बात है, क्योंकि अगर बारीकी से बात रखनी है हाँ तो उसी भाषा में बात करनी चाहिए नेता को जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। चलिए ठीक है काजू साहब, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और अब मैं आपको मास्टर स्ट्रोक के लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है। रोमाना, नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त मास्टर स्ट्रोक का, और ये जो पल है इस वक्त, ये पल गौरवान्वित करने वाले, जी हर हिंदुस्तानी के लिए ये पल गर्व का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की केमिस्ट्री वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर करती हुई नजर आ रही है। पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ, फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग जो इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये वो तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। आज जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, देखिए किस तरीके से पूरा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद था वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की, और वहां जो भारतीय समुदाय के लोग इस दौरान मौजूद थे उनमें भी जबरदस्त उत्साह। ऐसा लग रहा था जैसे व्हाइट हाउस जो है वो हिंदुस्तान में आ गया और मोदी मोदी इस तरीके के जयकारे भी गूंजते हुए वहां पर सुनाई पड़ रहे थे। बेहद उत्साहित खासतौर से भारतीय समुदाय। और ये इस वक्त भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बायलैटरल टॉक्स जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। तो बायलैटरल मीटिंग होगी पहले, ये रिस्ट्रिक्टेड बायलैटरल टॉक्स हैं, और तमाम डेवलपमेंट्स पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि सबको पता है भारत और अमेरिका की ये दोस्ती नया वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रही है। जी, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें सब कॉन्टिनेंट पे अब किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। कोई किसी का पिछलग्गू बन जाए बच नहीं सकता, क्योंकि अब सब कॉन्टिनेंट में नए वर्ल्ड ऑर्डर, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर सिर्फ हिंदुस्तान। दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान सबसे मजबूती के साथ उभर कर आएगा। भारत और अमेरिका के ये रिश्ते नए आयाम करते हुए, और इस बीच आपको बता दें भारत और अमेरिका की ये दोस्ती एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो तय करती हुई नजर आ रही है। इसकी सबसे दिव्य भव्य झलक तब दिखी जब व्हाइट हाउस में अमेरिका ने बाहें पसार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। विस्तृत रिपोर्ट। भव्य है, दिव्य है, ये महान दृश्य है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है। मोदी के लिए पूरा अमेरिका पलक पावड़े बिछाकर व्हाइट हाउस में मौजूद है। ऐसा सम्मान, ऐसा स्वागत विरले ही किसी नेता को मिलता हो, और ये सब इसीलिए है क्योंकि अमेरिका को अब पहले से कहीं ज्यादा हिंदुस्तान की, न्यू इंडिया की संकल्प शक्ति की और नव भारत के हौसलों की जरूरत है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर औपचारिक तौर पर जब व्हाइट हाउस पहुंचे, तब खुद बाइडेन ने माइक थामकर कहा, Prime Minister Modi, welcome back to the White House. जितनी बार देखेंगे देश का मान, गौरव उतनी बार बढ़ेगा। जितनी बार अमेरिकी राष्ट्रपति को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए सजदा करते देखेंगे, उतनी बार हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा। इसीलिए एक बार फिर इन तस्वीरों को रिविजिट करना जरूरी है, क्योंकि सुपर पावर की दहलीज पर, व्हाइट हाउस की चौखट पर वर्ल्ड डिप्लोमेसी के नए युग का ये आरंभ है। प्रचंड है, लेकिन मोदी सहज थे। उन्होंने कह दिया कि ये सम्मान उनका नहीं, ये सम्मान तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले
4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें आज पूरी दुनिया ध्यान से सुन रही है। खासकर पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान जब मोदी के रुतबे को देख रहे होंगे तो उनके सीने पर हजारों सांप लौट रहे होंगे। ये तस्वीरें नई दोस्ती, नई कूटनीति, नई सामरिक रणनीति का संकेत भर नहीं है, बल्कि दो देशों के दृढ़ निश्चय के हस्ताक्षर है। भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप्स हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। भारतवर्ष अमेरिका से दोस्ती करेगा, दोस्ती का फर्ज निभाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ सामरिक मुद्दों पर भी दोनों मुल्क एक ही पेज पर दिखाई देंगे। और इसका जिक्र क्वाड की मजबूत होती इच्छा शक्ति के तौर पर बाइडेन ने भी कर दिया। Your partnership invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say, Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. जाहिर है अमेरिका और भारत के बीच इतने मजबूत रिश्ते नई सदी में विदेश नीति के पैराडाइम शिफ्ट का इशारा है। मोदी की स्टेट विजिट ये इशारा करती है कि अगर दुनिया को आगे बढ़ना है, ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करना है, तो फिर इंडिया की भूमिका काफी अहम होगी, क्योंकि इंडिया ही अब 21वीं सदी का वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगा। तो इस वक्त जब मैं आपका खबरें पहुंचा रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच जो बायलैटरल रिस्ट्रिक्टेड टॉक्स है उनका दौर जारी है। और जिस वक्त की बातचीत शुरू हो रही थी उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। व्हाइट हाउस के भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए, कूटनीति में जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। और यहाँ दोनों नेताओं की जब आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो फिर कम से कम इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों बहुत ही सहज स्वभाव से एक दूसरे के साथ बात करते हुए, और वो गर्मजोशी जो नजर आ रही है बयानों में भी। सुनिए जरा। हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय अमेरिका भारत की भावी रणनीति के